ये स्टोरी 1857 के राजस्थान की एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। कुछ नेम्स चेंज किए गए हैं लेकिन प्लेसेस नहीं, जगह वही है। सन 1887 जोधपुर से 30 किलोमीटर एक गांव था मालपुरा। ना बड़ा था ना छोटा था, बस इतना कि सुबह रोस्टर की आवाज सुनाई दे और शाम को मंदिर की घंटी। उस गांव में एक आदमी था, हरीलाल शर्मा। उसकी एज कोई 35 साल होगा और वो बहुत दुबला पतला सा था। माथे पर हमेशा एक तिलक लगाता था और उसकी आंखों में उस टाइप की पीस थी जो या तो बहुत बड़े सेंट में होती है या बहुत बड़े डरे हुए इंसान में। हरीलाल गांव का पटवारी था, मतलब जमीन जायदाद के डॉक्यूमेंट्स रखना, गवर्नमेंट का हिसाब लिखना, यही काम था उसका। उस साल मार्च का महीना था। एक सुबह हरीलाल के दरवाजे पर एक चिट्ठी आई। सरकारी इन्वेलप था वो, रेड वैक्स की सील लगी हुई थी। हरीलाल ने खोला उस इन्वेलप को। अंदर लिखा था, पटवारी हरीलाल शर्मा को इन्फॉर्म किया जाता है कि जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज सुनारवास की एक भटियारा कोठी का लैंड रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है। आपको ऑर्डर दिया जाता है कि आप इमीडिएटली उस कोठी का सर्वे करें और रिकॉर्ड कंप्लीट करें। और नीचे लिखा था, कलेक्टर ऑफिस जोधपुर। हरिलाल ने चिट्ठी पढ़ी, फिर एक बार और पढ़ी। भटियारा कोठी, वो नाम उसने पहले भी सुना था लेकिन किसने बताया था ये उसे याद नहीं था। बस एक धुंधली सी मेमोरी थी कि जब वो बच्चा था तब एक बार उसकी दादी ने रात को दरवाजा बंद करते हुए कहा था, भटियारा कोठी का नाम मत लो रात को। और बस हरिलाल ने सोचा, दादियां तो बस ऐसे ही बोलती है। उसने चिट्ठी फोल्ड करके कमर में खोस ली, अपना बस्ता उठाया जिसमें पेपर्स, इंक्स और एक पुरानी मोमबत्ती हमेशा रहती थी और निकल पड़ा। सुनारवास गांव मालपुरा से 7 किलोमीटर दूर था। रास्ता पक्का नहीं था, बस एक फुटपाथ थी जो खेतों के बीच से गुजरती थी। हरिलाल चलता रहा। दोपहर तक वो सुनारवास पहुंचा। गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे। हरिलाल ने पूछा, भटियारा कोठी कहाँ है? एक पल के लिए सब चुप हो गए। फिर एक बूढ़े ने, जिसकी आंखें ऑलमोस्ट वाइट हो चुकी थी, हाथ उठाया और नॉर्थ डायरेक्शन में इशारा किया। बस एक वर्ड नहीं बोला उसने। हरिलाल ने देखा, नॉर्थ में एक टीला था और टीले के ऊपर कुछ दीवारें दिख रही थी। उसने फिर पूछा, कोई रहता है वहां? इस बार किसी ने जवाब नहीं दिया। बूढ़ों ने सिर्फ अपनी आंखें झुका ली। हरिलाल टीला की तरफ चला। जैसे जैसे वो पास आता गया, कोठी का शेप क्लियर होता गया और जो दिखा उसे देखकर हीरालाल एक पल के लिए रुक गया। वो कोठी बड़ी थी, बहुत बड़ी, 2 मंजिली, पत्थर की, राजस्थानी आर्किटेक्चर, बड़े बड़े झरोखे, आर्च वाले दरवाजे, लेकिन दीवारों पर काई जमी हुई थी। झरोखों के पत्थर टूटे हुए थे और जो मेन दरवाजा था वो एक ह्यूज काला दरवाजा था, आधा खुला हुआ था। और उस खुले दरवाजे से जो अंधेरा अंदर दिख रहा था वो दोपहर की तेज धूप में भी अंधेरा था। हरिलाल ने एक डीप ब्रेथ ली। सरकारी काम है, करना तो होगा ही। वो अंदर घुसा। कोठी के अंदर कदम रखते ही हरिलाल को एक स्ट्रेंज फीलिंग आई। उसे ऐसा लगा जैसे बाहर की दुनिया, धूप, चिड़ियों की आवाज, हवा, सब अचानक बंद हो गई। अंदर एक अलग टाइप की खामोशी थी। वो खामोशी जो आवाज की एब्सेंस से नहीं बनती थी, बल्कि वो ऐसे लग रही थी जैसे ये हवेली कोई ऐसी चीज दबाकर बैठी हो जो यहाँ पूरा सन्नाटा कर रहा है। हरिलाल ने अपना बैग अपने शोल्डर के ऊपर कसा और आगे बढ़ा। अंदर एक बड़ा आंगन था, पत्थर की जमीन, बीच में एक सूखा कुआं था, चारों तरफ कमरे थे। हरिलाल ने अपनी डायरी निकाली और लिखने लगा, कोठी 2 मंजिला है, एस्टिमेटेड एरिया। तभी उसे एक आवाज आई ऊपर से, किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक। हरिलाल रुक गया, ऊपर देखा, दूसरी मंजिल की बालकनी, वहां पे कोई नहीं था। उसने सोचा, पुरानी बिल्डिंग है, पत्थर सेटल होते होंगे, आवाजें तो आती रहती है ऐसे बिल्डिंग्स में। वो फिर निकलने लगा लेकिन आवाज रुकी नहीं, वो आती रही जैसे कोई चल रहा हो, टक टक टक। और अब एक और आवाज आई, किसी के सांसों की, बिल्कुल उसके कान के पास। हरिलाल ने झट से पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो खाली आंगन
और सूखा कुआं और टूटी टूटी सी दीवारें थी। हरीलाल ने खुद से कहा, बकवास, दिमाग खराब हो गया है मेरा, मैं ही कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूँ। वो आगे बढ़ा और एक कमरे में घुसा। कमरे में बहुत अंधेरा था। उसने मोमबत्ती जलाई और वहाँ पे पूरी रोशनी फैल गई। लेकिन उसी टाइम हरीलाल पूरा शॉक्ड हो गया, जैसे उसकी सांस रुक गई हो। कमरे में सामान था, पुराना डस्टी सा, लेकिन था बहुत सारी चीज़ें। एक चारपाई थी, उसके ऊपर बिखरी हुई चादर रखी हुई थी। एक मेज था, उसके ऊपर एक थाली रखी हुई थी और उस थाली में खाना रखा हुआ था। पुराना था, सड़ा हुआ था, सूखा हुआ था, लेकिन खाना था। हरीलाल ने थाली को गौर से देखा। रोटी, दाल, कुछ सब्जी। वो इतना पुराना नहीं था। हरीलाल के जहन में एक थॉट आया, कोई यहाँ रहता है। उसने रिलीफ की सांसें ली, कोई तो है यहाँ पे। शायद कोई बूढ़ा रहता होगा, कोई साधु रहता होगा, कोई भिखारी जिसने यहाँ अपना डेरा जमा लिया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। वो बाहर निकला और ऊपर की मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियाँ ढूंढने लगा और उसे सीढ़ियाँ मिली, पत्थर की, पुरानी। हर कदम पे कट कट की आवाज़। हीरालाल ऊपर चढ़ा। ऊपर एक लंबा वरांदा था और वरांदे के आखिर में एक बंद दरवाज़ा था। हरीलाल उस दरवाजे की तरफ बढ़ा और तभी उसके पैर बिल्कुल रुक गए। दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही थी, हल्की पीली पीली सी लाइट थी। ऐसा लग रहा था जैसे मोमबत्ती जल रहा हो, कोई अंदर हो। हरीलाल ने दरवाजे पर नॉक किया, कोई है क्या यहाँ? तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैं पटवारी हीरालाल हूँ, सरकारी काम से यहाँ पे आया हूँ। तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन रोशनी अभी भी थी। हरीलाल ने दरवाजा को पुश किया, दरवाजा खुल गया। अंदर देखा, कमरे में एक मेज के सामने एक बुजुर्ग बैठे थे। वाइट क्लॉथ्स, वाइट बियर्ड्स और उनकी पीठ झुकी हुई थी क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। मोमबत्ती के सामने हीरालाल ने कहा, बाबा, बाबा, आप सुन रहे हो? लेकिन उस बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया और उसने अपना सर भी नहीं उठाया। उसके बाद हीरालाल आगे बढ़ा और फिर उसने देखा बुजुर्ग जो है वो कुछ लिख रहे थे कागज पर और बहुत तेजी से लिख रहे थे, बिना कुछ रुके हुए। हीरालाल ने झांक कर देखा क्या लिख रहे हैं और उसकी स्पाइन में बिल्कुल ठंड दौड़ गई। वो बिल्कुल स्टैच्यू बन गया। वो बुजुर्ग बार बार वही एक लाइन लिख रहे थे, वो भी हिंदी में और बहुत बड़े बड़े लेटर्स में। वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। हीरालाल ने बहुत तेज आवाज में कहा, बाबा। इस बार बुजुर्ग ने सर उठाया और हीरालाल ने उनकी आंखें देखी। वो आंखें खाली थी, मतलब देखने वाली नहीं थी, जैसे कोई घर जिसमें कोई नहीं रहता हो। बुजुर्ग ने हीरालाल को देखा, फिर स्लोली स्लोली मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, आ गए तुम? हीरालाल ने कहा, जी बाबा, सरकारी काम से आया हूँ। बुजुर्ग ने कहा, काम? हीरालाल ने कहा, फिर बुजुर्ग ने कहा, सब काम से ही आते हैं पहले, फिर? वो रुक गए। फिर क्या? हीरालाल ने पूछा कि फिर क्या? बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया। हीरालाल ने पूछा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? तो वो बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और बोले, अकेले? एक बहुत स्ट्रेंज सी हंसी थी। बेटा, यहाँ कोई भी अकेले नहीं रहता। हीरालाल ने इधर उधर देखा, कमरे में कोई नहीं था। फिर हीरालाल ने बुजुर्ग से पूछा, आपका नाम क्या है बाबा? तो बुजुर्ग ने कहा, रघुनाथ। फिर हीरालाल ने बोला, आप यहाँ कब से हो? रघुनाथ ने सोचा और फिर उसने हीरालाल से ही पूछा कि तुम कौन सा साल बताते हो? तो रघुनाथ ने बोला, सन 87, 1887। रघुनाथ ने अपनी आंखें बंद की और बोला, 12 साल? 12 साल से यहाँ हो? तो हीरालाल ने कहा, हाँ, क्यों? रघुनाथ ने आंखें खोली, सीधा हीरालाल की आंखों में देखा और कहा, क्योंकि जाने नहीं दिया। हीरालाल को लगा शायद बुजुर्ग पागल हो गया है। लंबे टाइम तक ऐसे अकेले रहने के कारण बुजुर्ग का दिमाग खराब हो गया, लेकिन उनकी आंखों में जो था वो पागलपन नहीं था, वो एक डर था, असली, गहरा, 12 साल पुराना डर। हीरालाल ने धीरे से कहा, बाबा, क्या हुआ यहाँ? ये कोठी किसकी है? रघुनाथ ने एक लंबी सांस ली। बैठो। हीरालाल बैठ गया और रघुनाथ ने बोलना शुरू किया। ये कोठी थी ठाकुर भवानी सिंह की।
वो एक बड़े जमींदार थे, 3 गांवों के मालिक थे। जोधपुर ने नवाब के दरबार में एक रिस्पेक्टेड पोजीशन था उनका। उनकी एक बेटी थी सुलोचना, वो बहुत खूबसूरत थी। वो लड़की नहीं, चांद का टुकड़ा थी। वो इतनी सुंदर थी कि जो एक बार देख ले उसे दोबारा देखना चाहे। लेकिन ठाकुर भवानी सिंह एक स्टबर्न, बहुत जिद्दी इंसान था। उन्होंने सुलोचना की शादी फिक्स की एक बूढ़े जमींदार से। उस बूढ़े जमींदार का नाम था ठाकुर दलपत सिंह। एज शायद 50 से ऊपर थी और उसकी 2 बीवियां थी। सुलोचना ने मना किया था इस शादी के लिए, बहुत रोई थी, बहुत गिड़गिड़ाई थी, लेकिन भवानी सिंह नहीं माने थे। सन 1872 में शादी हो गई सुलोचना की। सुलोचना दलपत सिंह के घर चली गई और 6 महीने बाद वो मर गई। कोई बीमारी नहीं थी, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बस एक सुबह वो उठे ही नहीं। दलपत सिंह ने कहा हार्ट प्रॉब्लम थी उसे। लेकिन जिन नौकरों ने उसे आखिरी रात देखा था, उन्होंने कहा कि सुलोचना की बाहों पर नीले रंग का निशान था और उसके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। रघुनाथ रुके, हीरालाल की सांसें उखड़ी हुई थी। फिर क्या हुआ? फिर ठाकुर भवानी सिंह को ये सारी चीजें पता चली। उन्होंने दलपत सिंह पर एक एलिगेशन लगाया और केस किया। लेकिन दलपत सिंह के पास पैसा बहुत ज़्यादा था और पावर भी बहुत ज़्यादा था। केस बहुत आसानी से दब गया। भवानी सिंह बिल्कुल टूट गए और फिर उन्होंने कुछ किया जो किसी को नहीं पता। वो एक रात इसी कोठी में बंद हो गए और 7 दिन के बाद मरे हुए मिले। लेकिन उनकी डेथ बहुत स्ट्रेंज थी। उनका चेहरा डर से जमा हुआ था। उनकी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी, मुंह खुला हुआ था, जैसे किसी चीज को देखते हुए डर गए हो और मरे हो। और उनके हाथ में एक कागज था। उस कागज पर एक ही लाइन लिखी थी, वो आ गई। हीरालाल को एक झटका लगा, वो आ गई। और इस बुजुर्ग ने 12 साल से लिखा था, वो आ गया। हीरालाल ने पूछा, बाबा आप यहाँ क्यों आए थे? रघुनाथ ने नजरें झुकाई और बोला, मैं भी पटवारी था। अब हरिलाल को यहाँ से जाना चाहिए था क्योंकि सूरज ढल रहा था। लेकिन रघुनाथ की आंखों में वो डर था जो डर अभी तक सामने नहीं आया था। बाबा अब 12 साल से यहाँ हो, जाने की कोशिश नहीं की क्या आपने? रघुनाथ ने एक स्ट्रेंज मुस्कुराहट दी। 3 बार। क्या हुआ? पहली बार मैं दरवाजा तक गया और वापस आ गया। क्यों? क्योंकि बाहर वरांदा में वो खड़ी थी। हीरालाल ने थूक निकाला। दूसरी बार मैंने दिन में जाने की कोशिश की। कोठी से बाहर निकला, फुटपाथ पर चला, 100 कदम, 200 कदम और 300 कदम, और फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा। तो आपको क्या दिखा? रघुनाथ जवाब देने से पहले बहुत देर तक चुप हो गया। वो मेरे पीछे चल रही थी, बिल्कुल मेरे पीछे, मेरी शैडो की तरह। और तीसरी बार मैंने पीछे नहीं मुड़ा, बस भागता रहा। 5 कोस भागा। फिर क्या हुआ? रघुनाथ ने अपनी स्लीव ऊपर की। हीरालाल ने देखा उनकी आर्म पर नाखूनों के पंच निशान थे और वो निशान बहुत गहरे थे, पुराने थे, लेकिन कभी नहीं मिटने वाले। उसने पकड़ लिया था। उस रात हरिलाल वहीं रुका। उसे जाना तो था, लेकिन इतने अंधेरे में वो 7 किलोमीटर का रास्ता उसको मालूम ही नहीं था। और रघुनाथ ने कहा, रात को मत जाना, बस इतना ही कहा उसने। दोनों उस कमरे में बैठे रहे। मोमबत्ती जलती रही। रात के पहले पहर में सब ठीक था। दूसरे पहर में आवाजें आने लगी। नीचे से किसी के चलने की आवाजें आने लगी, टक टक टक। हीरालाल ने रघुनाथ को देखा। रघुनाथ की आंखें बिल्कुल बंद थी, होंठ हिल रहे थे, शायद कोई मंत्र बोल रहा था। हीरालाल ने बोला, बाबा। हीरालाल ने विस्पर किया बहुत धीरे से, बाबा बाबा। रघुनाथ ने आंखें नहीं खोली, बिल्कुल भी नहीं खोली। बाबा नीचे कौन है? रघुनाथ ने धीरे से कहा, मत पूछो, बिल्कुल मत पूछो। लेकिन बाबा, रघुनाथ ने कहा, मैंने बोला ना, मत पूछो। हीरालाल चुप हो गया। आवाजें आती रही। धीरे धीरे वो आवाजें ऊपर की तरफ आने लगी, सीढ़ियां चढ़ने लगी, एक एक कदम की आवाज आने लगी। हीरालाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मोमबत्ती की फ्लेम बिल्कुल कांप रही थी, जैसे बहुत तेज हवा चल रहा हो। लेकिन वहां पे कोई हवा नहीं थी। कदमों की आवाज और नजदीक से आने लगी, बिल्कुल वरांदा में, और फिर दरवाजे के बाहर रुक गई। हीरालाल ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे रोशनी थी, बाहर से वो आ रही थी।
लेकिन हीरालाल को पता था कि बाहर तो कोई कैंडल जल ही नहीं रहा है, बाहर कोई रोशनी थी ही नहीं। वो खुद एक रोशनी थी, हल्की सी नीली सी, और उस रोशनी में 2 पैरों की परछाई दिखाई दे रही थी। दरवाजे के बिल्कुल बाहर खड़ी थी वो। हीरालाल ने सांसें रोकी अपनी। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, परछाइयाँ वहीं थी। वो वहीं खड़ी रही, हिल भी नहीं रही थी। और फिर धीरे धीरे वो परछाइयाँ झुकी, जैसे कोई बैठ रहा हो बिल्कुल दरवाजे के सामने। और उस झुकी हुई परछाई में से एक आवाज़ आई, बहुत धीमी सी, बहुत पास से, जैसे दरवाज़ा की क्रैक से आ रही हो। एक औरत की आवाज़, और वो कह रही थी, दरवाज़ा खोलो ना, खोल दो दरवाज़ा, खोलो ना। हीरालाल ने फील किया, उसके हाथ काँप रहे थे, बिल्कुल काँप रहे थे। रघुनाथ की आंखें अभी भी बंद थी। आवाज़ फिर आई, दरवाज़ा खोलो ना। उसी तरह, उसी सुर में, ना गुस्से में ना डर में, बस एक ऐसी आवाज़ जिसमें कुछ था, एक दर्द था। हीरालाल के मन में आया, ये कोई इंसान है, ये कोई इंसान ज़रूर है, कोई औरत है जो मुश्किल में है। उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। रघुनाथ ने आंखें खोली, नहीं। तो हीरालाल ने बोला, बाबा शायद कोई औरत है और वो बहुत मुश्किल में है, वो बहुत परेशान है। और फिर हीरालाल ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। रघुनाथ ने आंखें खोली, नहीं। तो हीरालाल ने बोला, बाबा शायद कोई बहुत परेशान है। फिर बाबा ने बोला, नहीं। तो रघुनाथ की आवाज़ में इतनी इंटेंसिटी थी कि हीरालाल बिल्कुल रुक गया। यही उसका तरीका है, रघुनाथ ने कहा, यही वो करती है, पहले आवाज़, फिर सिंपैथी, फिर तुम दरवाज़ा खोलते हो। फिर इतना बोलकर रघुनाथ ने आंखें बंद कर ली। फिर जो हुआ वो मैंने एक बार देखा था, दोबारा देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। आवाज़ बाहर से आती रही, दरवाज़ा खोलो ना, दरवाज़ा खोलो ना, खोल दो ना दरवाज़ा, दरवाज़ा खोलो ना। और फिर आवाज़ बदल गई, वही औरत की आवाज़, लेकिन अब उसमें रोने का सुर था, एक बच्ची की तरह। मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हीरालाल के गले में कुछ ऐसे अटका हुआ था। वो रोना वो रियल था, वो दर्द वो रियल था। या फिर सुलोचना यही चाहती थी कि हीरालाल ये सब कुछ सच सोचे। हीरालाल ने रघुनाथ को देखा। रघुनाथ ने कहा, इसलिए मैं 12 साल से यहाँ हूँ, क्योंकि पहली रात मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। और रघुनाथ ने अपने आम के वो निशान दोबारा दिखाए। वो अंदर आई। सुबह होने से पहले आवाज़ें बिल्कुल बंद हो गई, एकदम अचानक से, जैसे कोई मोमबत्ती बुझा दे। हीरालाल उसी कमरे में ज़मीन पर सो गया, या शायद बेहोश हो गया था। वो खुद नहीं जानता था। जब आंखें खुली, सुबह हो चुकी थी, धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। रघुनाथ अपनी जगह बैठे हुए थे, वही कागज़ वही कलम, बस वो लिखे जा रहे थे, वो आ गया, वो आ गया। हीरालाल ने पूछा, बाबा ये क्या लिखते हो? रघुनाथ ने कलम रोकी, जब वो आती है मैं ये लिखता हूँ, बस यही एक काम है जो मुझे यहाँ रखता है। मतलब जब वो आती है तब मुझे लगता है सब छोड़ दो, दरवाज़ा खोल दो, उससे मिलो। रघुनाथ की आवाज़ कांपी, और जब वो फीलिंग आती है मैं ये लिखता हूँ। 12 साल से यही लिखावट मुझे रोकती है। हीरालाल को समझ आ गया, वो लाइन, वो आ गया। ये पागलपन नहीं था, ये एक इंसान का अपनी आखिरी समझदारी से खुद को बचाने का तरीका था। सुबह हुई और हीरालाल ने डिसाइड किया आज जाएगा, लेकिन पहले रघुनाथ के साथ कोठी का पूरा इंस्पेक्शन करेगा। दोनों नीचे आए। हीरालाल ने हर कमरा देखा, हर दरवाजा, हर खिड़की, और उस सूखे कुआं के पास इसे कुछ मिला। जमीन में दबा हुआ एक पत्थर के नीचे एक मेटल का डिब्बा। हीरालाल ने डिब्बा हटाया, खोला। अंदर कागजात थे, पुराने, पीले, लेकिन सेफ रखे हुए थे। हरीलाल ने पढ़ा, और जो पढ़ा उसने पूरी स्टोरी पलट दी। वो कागजात ठाकुर भवानी सिंह के थे, उनकी डायरी। हीरालाल ने पढ़ना शुरू किया। पहला पेज में लिखा हुआ था, मेरी बेटी मर गई, दलपत सिंह ने मारा है, लेकिन लॉ ने उसे बचा लिया, अब मैं खुद जस्टिस करूंगा। दूसरे पेज में लिखा था, मैं एक तांत्रिक से मिला, नाम है मोहनदास। उसने कहा एक तरीका है, सुलोचना की आत्मा को बुलाया जा सकता है, वो आकर दलपत सिंह को सजा देगी। और तीसरा पेज,
मोहनदास ने रिचुअल किया कोठी में रात को। मैं डरा हुआ था लेकिन उसने कहा डरो मत। एंड चौथा पेज में था सुलोचना आई, मैंने उसे देखा। वो मेरी बेटी थी लेकिन वो कुछ और भी थी। उसकी आंखें मेरी नहीं थी। 5वां पेज, मोहनदास भाग गया, मुझे अकेला छोड़ गया। उसने कहा था वो सुलोचना को वापस भेज देगा लेकिन वो नहीं गई। वो यहाँ है और वो यही है। और उसके बाद बस एक लाइन बड़े बड़े कांपते लेटर्स में, वो आ गई। हीरालाल ने कागज रखा, हाथ कांप रहे थे उसके। रघुनाथ पास खड़े थे। तुमने पढ़ लिया? हाँ। अब समझे? हाँ। हीरालाल ने एक पल रुककर कहा, सुलोचना यहाँ नहीं है। रघुनाथ ने हीरालाल को देखा, मतलब सुलोचना की आत्मा यहाँ नहीं है। भवानी सिंह ने एक तांत्रिक से रिचुअल्स कराया। तांत्रिक ने जो बुलाया वो उसकी बेटी नहीं थी। रघुनाथ की सांसें रुकी। तो वो जो हर रात आती है वो कौन है? वो सुलोचना नहीं है। दोनों चुप हो गए। उस खामोशी में एक आवाज आई, नीचे से नहीं, ऊपर से नहीं, बगल से, बिल्कुल पास से। एक सांसों की आवाज और एक वर्ड फुसफुसा कर सीधा हीरालाल के कान में, तुम सही हो। हीरालाल ने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज वही थी, एक औरत की। लेकिन इस बार उसमें वो बनावट नहीं थी, वो दर्द नहीं था। ये आवाज फ्लैट थी और इसलिए ये और डरावनी थी। रघुनाथ ने विस्पर किया, ऊपर चलो। दोनों भागकर ऊपर आए, कमरे में बंद हुए। रघुनाथ ने कहा, अब बताओ, अगर वो सुलोचना नहीं है तो हम क्या करें? हीरालाल ने सोचा। उसने वो कागजात फिर से पढ़े और एक चीज उसकी नजर में आई जो पहले नहीं आई थी। भवानी सिंह की डायरी के आखिरी पेज के पीछे एक और लिखावट थी, किसी और की लिखावट थी वो। शायद ये लिखावट मोहनदास की थी, उस तांत्रिक की। वो लिखावट पुरानी संस्कृत में थी। हीरालाल पटवारी था, पढ़ना लिखना बहुत अच्छे से आता था। उसने धीरे धीरे पढ़ा और समझा। मोहनदास ने लिखा था, रिचुअल्स अधूरा रह गया। सुलोचना की आत्मा नहीं आई क्योंकि वो पीसफुल है, वो घोस्ट नहीं है। लेकिन रिचुअल्स के दौरान एक दरवाज़ा खुल गया और उस दरवाजे से एक और चीज़ आ गई। वो चीज़ सुलोचना की मेमोरी से खेलती है, उसका रूप लेती है, उसकी आवाज़ लेती है। इस बंद कमरे का एक ही तरीका है, जिस जगह रिचुअल्स हुआ वहाँ एक दिया जलाओ और उस दिए के सामने भवानी सिंह की लेटर पढ़ो। वो लेटर जो उन्होंने अपनी मरी हुई बेटी के लिए लिखी थी, क्योंकि जो चीज़ अंदर आई है वो एक चीज़ से डरती है, सच्चे प्यार से। और बाप का बेटी के लिए प्यार वो सबसे सच्चा प्यार है। हीरालाल ने रघुनाथ को देखा। भवानी सिंह की लेटर कभी देखी? रघुनाथ ने सोचा, फिर उठे और कमरे के एक कॉर्नर में एक क्रैक में एक पुराना एनवेलप निकला और ये एनवेलप उसने हीरालाल को दिया। ये मुझे पहले दिन मिला था, मैं इसे समझ नहीं पाया। हीरालाल ने खोला, अंदर एक लेटर थी, भवानी सिंह की, अपनी बेटी सुलोचना के नाम। हीरालाल ने वो लेटर पढ़ी। उसमें माफ़ी थी एक बाप की जिसने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, जिसने प्रॉपर्टी और जिद की खातिर अपनी जिगर के टुकड़े को एक क्रूर इंसान को दे दिया था और जो जिंदगी भर उस गुनाह के बोझ तले दबा रहा। वो लेटर उसे पढ़ते हुए हीरालाल की आंखें भर आई। उस रात दोनों ने डिसाइड किया, आज खत्म करेंगे। रघुनाथ ने बताया कि रिचुअल्स कहाँ हुआ था। वो कुआं, वही सूखा कुआं जो आंगन के बीच में था। दोनों रात को नीचे आए। हीरालाल के हाथ में वो लेटर थी, रघुनाथ के हाथ में एक दिया। आंगन में आए, रघुनाथ ने दिया जलाया, कुएं के पास रखा। हीरालाल ने लेटर खोली और पढ़नी शुरू की। सुलोचना, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे। मैंने प्रॉपर्टी देखी, नाम देखा, रिश्ता देखा, तुझे नहीं देखा। तू रोई, मैंने नहीं सुना। तू गिड़गिड़ाई, मैं नहीं पिघला। और जब तू चली गई तब मुझे समझ आया, दुनिया की हर प्रॉपर्टी से बड़ी थी तू, हर नाम से ऊंची थी तू। मेरी बच्ची, जहाँ भी हो शांत रह। मैंने जो गुनाह किया उसकी सज़ा मुझे मिल रही है,
तुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे माफ कर दे। हीरालाल ने लेटर पूरी पढ़ी और फिर कुछ हुआ। वो आवाजें, वो टक टक, वो सांसें सब एक पल के लिए बहुत तेज हो गई, जैसे तूफान से पहले दिए की फ्लेम बहुत तेजी से भड़की। रघुनाथ ने अपनी माला कसकर पकड़ी और फिर एकदम सब शांत। वो खामोशी, वो दबी हुई खामोशी जो हीरालाल को पहले दिन से फील हो रही थी, वो चली गई। अब जो खामोशी थी वो खाली थी, साफ थी, जैसे बारिश के बाद की हवा। रघुनाथ ने रोना शुरू किया। हीरालाल ने पूछा नहीं क्यों, वो समझ गया। 12 साल वो आदमी उस कोठी में कैद था और अब शायद वो जा सकता था। अगली सुबह दोनों ने कोठी से बाहर कदम रखा। रघुनाथ पहले एक कदम, दूसरा, तीसरा। वो रुके, पलटे, हीरालाल को देखा। उनकी आंखों में जो 12 साल से डर था वो नहीं था। रघुनाथ आगे बढ़े। 5 किलोमीटर वो चले। हीरालाल साथ था। वो आवाज नहीं आई, वो परछाइयां नहीं दिखी। और अब रघुनाथ को सुनारवास गांव दिखा। रघुनाथ बैठ गए जमीन पर और जोर जोर से रोने लगे। गांव के लोगों ने रघुनाथ को देखा, कोई पहचान नहीं पाया। 12 साल पहले जो जवान पटवारी गया था, आज एक बूढ़ा आदमी वापस आया था। हीरालाल ने अपनी रिपोर्ट लिखी, कलेक्टर ऑफिस को भेजी। रिपोर्ट में लिखा था भटियारा कोठी खंडर कंडीशन में है, लैंड रिकॉर्ड के लिए सूटेबल नहीं है। उसने जो सच देखा था वो नहीं लिखा। क्या आप में से कोई ये सच लिखता? रघुनाथ मालपुरा में हीरालाल के घर पर रहे कुछ महीने के लिए, फिर एक दिन चले गए बिना बताए। हीरालाल को कभी पता ही नहीं चला वो कहाँ गए। और भटियारा कोठी, वो कोठी आज भी है जोधपुर के पास। अगर आप राजस्थान जाए और पुराने लोगों से पूछे सुनारवास में एक पुरानी कोठी है तो वो बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि उस कोठी के पास से रात को गुजरने वाले कभी कभी एक औरत की आवाज सुनते हैं। वो औरत बोलती है, दरवाजा खोलो। और जो दरवाजा खोलता है उसकी स्टोरी कोई नहीं जानता है। तो तुम भी अभी अगर अकेले हो तो दरवाजा मत खोलना। कुछ दरवाजे इसलिए बंद नहीं होते कि वहाँ कोई नहीं है, बल्कि इसलिए बंद होते हैं कि वहाँ कुछ तो है। कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी स्टोरी और नेक्स्ट किस तरह की स्टोरी चाहिए, ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और दरवाज़ा मत खोलना।